अच्छा, मौसमी भी बढ़िया है। मैं उन्हीं को मैसेज कर रहा हूँ ताकि उन्हें याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। कई नए आए हैं, कुछ हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज वापस। एक दो दिन मैं वापस वही टॉपिक लेकर चल रहा हूँ जो हमने एक दो दिनों में पढ़े हैं। हम उनको थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने है। कल हमने एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स को देखा था। मानव भूगोल का अर्थ क्या है, कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं और किस प्रकार से हम मानव भूगोल के संदर्भ में किन किन चीजों को पढ़ेंगे, उन चीजों को पढ़ा था। यहाँ पर एक ब्रीफली वापस मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम जो किताब है उसके माध्यम से उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं वापस, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से आवाज सबके पास पहुंच रही होगी। जिसके पास नहीं आ रही है वो प्लीज बता देवे ताकि यहीं से सॉल्व कर दिया जाए। कोई है आप में से जिसके पास आवाज नहीं आ रही मेरी, तो बता दीजिएगा। चलिए कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने कल, इससे पहले जो पहली क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि हमें मानव भूगोल विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद कल की जो क्लास रही उसमें हमने वापस पहला जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझा था। उसी टॉपिक को हम वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझना है और कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम पहले इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने फिजिकल ज्योग्राफी देखा, फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स अभी सभी आपको याद होंगे कि कौन कौन से टॉपिक है। जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी का उद्भव देखा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, भूकंप, ज्वालामुखी, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन सभी का हमने अध्ययन किया था। ठीक है, ये भौतिक भूगोल का विषय है। अब इसी भौतिक भूगोल, अब ये भौतिक भूगोल जो विषय है वो भूगोल का एक विषय है या भूगोल की ही एक शाखा है। लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बर्नहार्ड वॉरेनियस। उन्होंने कहा कि इस विषय को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। कुछ सजीव वस्तुएं हैं, कुछ निर्जीव वस्तु हैं, उन दोनों को हम कैसे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक भूगोल की नई विचारधारा को सामने लाने का प्रयास किया। हालांकि इसे पिता नहीं कहा जा सकता, उन्होंने केवल विचार रखा था कि हम भूगोल को एक नवीन रूप में पढ़ सकते हैं। रुकिएगा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बढ़ते हैं। तो बर्नहार्ड वॉरेनियस ने सबसे पहले ये शुरुआत की। हालांकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए वापस रिपीट हो रहा है। फिर हम भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में द्वैतवाद लाया गया, ड्यूलिज्म लाया गया। अब ड्यूलिज्म लाने का जो श्रेय जाता है या इसकी शुरुआत की जाती है वो बर्नहार्ड वॉरेनियस द्वारा की जाती है।
इन्होंने भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो शाखा थी भौतिक भूगोल और उसी की दूसरी जो शाखा थी वो ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के नाम से जानी जाती है। इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन सी वस्तुओं को पढ़ते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस मानव भूगोल का अर्थ क्या है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी सी परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार से है कि अस्थिर पृथ्वी का अर्थ हो गया कि पृथ्वी पर प्रत्येक जो तत्व है वो निरंतर बदलते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उस बदलने वाली पृथ्वी और चंचल, यहाँ पर मानव होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चंचल मानव यानी मानव जो है वो भी इसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है। दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन होता है, यानी पृथ्वी पर रहते हुए मानव पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करता है और पृथ्वी मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उनका अध्ययन करना मानव भूगोल का उद्देश्य रहता है। जन्मदाता की बात करें तो रैटजेल नाम के जो व्यक्ति थे वो इस मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं और उसकी शिष्या लेडी थी एलेन चर्चिल सैम्पुल, जिसका नाम था, डिटेल में भी देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें कही, तो उनका जिक्र इस संबंध में आता है। अब बात करते हैं कि मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव और भूगोल यानी हम मानव का भी अध्ययन करेंगे और साथ साथ भूगोल का भी अध्ययन करेंगे। मानव तो एक जीवित प्राणी के रूप में अपना स्थान रखता है, वहीं पर दूसरा भूगोल जो है उस भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की निर्जीव वस्तुएं, पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जिस प्रकार से बात करेंगे, हम जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या जो मानव से निर्मित है उस जनसंख्या का अध्ययन करेंगे और जनसंख्या के साथ साथ हम मानव और पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करेंगे कि मानव और पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ यहाँ पर प्रकृति है, तो मानव और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम तीन प्रकार की विशेषताओं को हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले रहेगी प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद जो कहता है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, मनुष्य को, मानव को एक मोम के पुतले के समान इस प्रकृति के आदेश की पालना करनी चाहिए। मोम के पुतले के समान अर्थात कि प्रकृति जैसा कहे वैसा ढल जाओ, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा आप ढल जाए, प्रकृति में किसी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश नहीं करें। दूसरी जो विचारधारा आती है वो आती है संभावनावाद, ये नेचुरलिज्म आ जाता है। फिर आ जाता है डिटर्मिनिज्म, जिसके अंतर्गत संभववाद या संभावनावाद जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है, प्रकृति अपने नियमों में मानव को बांध कर या जकड़ कर नहीं रख सकती है, उसमें आवश्यक बदलाव लाए जा सकते हैं। उसके बाद इन दोनों की ही विचारधाराओं के बीच की मध्यम मार्गी विचारधारा, जिसमें कहा गया है कि न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न ही मानव श्रेष्ठ है, दोनों मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल और केवल देख रहे हैं कि हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों को हम इस प्रकार से देखेंगे आगामी आने वाली कक्षाओं में। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति पर या प्रकृति में हमें दिए हैं या प्रकृति में मौजूद रहते हैं, तो उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानव प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वे भी मानव को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत और किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है सांस्कृतिक भूदृश्य। कल भी मैंने इस बारे में बात की थी, कोई बताएगा सांस्कृतिक भूदृश्य कौन कौन से होते हैं? मैं वेट कर रहा हूं, आप में से कोई भी माइक स्टार्ट करके बोल सकते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य
कोई आप में से? कोई नहीं है? मेरी आवाज तो आ रही है आपके पास? सर कल्चरल ज्योग्राफी कह सकते हैं ना, कल्चरल। नहीं, कल्चरल ज्योग्राफी तो कह सकते हैं, लेकिन भूदृश्य जो होते हैं, जो कल्चरल लैंडस्केप जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं? कोई नहीं, चलो मैं ही इसमें बताता। वुमेन्स के बारे में बताते हैं कि उनका वो किस तरीके से काम करते हैं नेचर के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर थोड़ा सा अलग है। देखिए, दो प्रकार के दृश्य होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक दृश्य। अब प्राकृतिक दृश्य जितने भी होते हैं, उनका निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे प्रकृति ने पर्वत बनाए, पठार बनाए, मैदान बनाए, नदियां, झीलें, ये सारे ही सारे जितने भी जो प्रकृति द्वारा अपने आप बने हैं, उन्हें तो हम कहते हैं प्राकृतिक भूदृश्य, नेचुरल लैंडस्केप्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य की, इसका अर्थ होता है वे सभी भूदृश्य जो मानव ने निर्मित किए। जैसे कि उसने रोड बनाए, उसने मकान बनाए, उसने विभिन्न प्रकार के रेल मार्ग बनाए, उसने विभिन्न प्रकार के, कह सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई, या जो भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो बनाया है, उन सभी को हम कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में कह सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि मानव भूगोल के एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम वातावरण समायोजन को पढ़ते हैं। वातावरण समायोजन यानी ये एक एडजस्टमेंट का तरीका। एडजस्टमेंट, जिस प्रकार से कल भी मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत हम या फिर तो एकोमोडेशन करेंगे, या कह सकते हैं कि उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट की क्या अलग अलग व्यूज होते हैं, वो आगे जैसे जैसे हम बड़ी क्लास आगे आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर वातावरण समायोजन को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब हम किसी वातावरण में रहते हैं, वातावरण का अर्थ हो गया कि किस प्रकार की क्लाइमेट है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर से, हम दो तरीके से इसे समझते हैं। एक, कि जैसे कि कोई पर्वत पर रह रहा है, कोई पठारों में रह रहे हैं, कोई मैदानों में रह रहे हैं, और कोई कह सकते हैं जंगलों में रह रहे हैं, तो वह अपने उस वातावरण से, जो जंगल में रह रहा है, तो वो वहां पर अपने आप को एडजस्ट करता है, और वहां पर जो सामग्री उसे मिलती है, उसी सामग्री का उपयोग करते हुए वो अपने आप को वहां पर एडजस्ट करता है और वहां पर बने रहता है। जंगल में रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कि मैं शहर में जाकर रह लूं, यहाँ पर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। या जो बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जो एस्किमोज हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा जो स्थान है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो मैं क्यों ना इस क्षेत्र को छोड़कर गर्म क्षेत्रों में चला जाऊं। तो वहां पर वे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये कहलाता है आपके वातावरण समायोजन। डिटेल में आएगा, उसको हम वापस आगे से पढ़ेंगे। फिर हम बढ़ते हैं उसका कालिक विकास। कालिक विकास का अर्थ हो गया कि हम या मानव ने धीरे धीरे आदिम जो व्यवस्था थी, उस आदिम व्यवस्था से लेकर आज तक उसका समय अनुसार किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, कौन कौन से चेंजेस, उनकी रेसेज, उनके क्लाइमेट, उनके जो कह सकते हैं कि उनका जो कल्चर है, उनकी सभ्यता संस्कृति में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनका हम अध्ययन समय अनुसार करते हैं, प्राचीन समय से लगाकर अब तक। तो ये उसके विषय क्षेत्र कहलाते हैं। इसी विषय क्षेत्र के साथ साथ हम मानव भूगोल की शाखाओं को भी देखेंगे कि ब्रांचेज कौन कौन सी है। ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कौन कौन सी ब्रांचेज में डिवाइडेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, और जो लिख नहीं पाए अपनी स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस चीजों को नोट करते रहें। जब भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसे आप सेव कर लें। तो हम ब्रांचेज की बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो ब्रांचेज है, या सबसे जो नियरेस्ट जो ब्रांच है, वो है उसका सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी के भी अलग अलग पार्ट्स है। ये जितनी भी जो ब्रांचेज हैं, वो सभी ब्रांचेज एक एक बुक या एक विषय के रूप में अपनी पहचान रखती है भूगोल में। यानी हर एक ब्रांच एक
बुक के रूप में आपको देखने को मिलेगी। बुक के रूप में देखने को मिलने का अर्थ हो गया कि जैसे जैसे आप ऊंची कक्षाओं में जाओगे, वहां पर आपको एक कल्चरल ज्योग्राफी, आपको सोशल ज्योग्राफी करके अलग अलग किताबें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल जिसको भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है व्यवहारिक भूगोल, बिहेवियर ज्योग्राफी। बिहेवियर ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों के व्यवहार पर उसके प्रकृति, उसके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी भूगोल का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करने वाला जो विषय होता है वो व्यवहारिक भूगोल या बिहेवियर ज्योग्राफी कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र, जैसे कि हम दक्षिणी भारत की तरफ देखें तो दक्षिणी भारत की मूवीज में आप देखें तो आपको मार काट बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। ठीक है। दूसरा, यानी स्वभाव पर उसकी वहां के क्लाइमेट का कोई न कोई असर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम मैदानों की बात करें जहां हम रहते हैं, तो हम ऐसे लोग हैं, हम थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति के, आलसी की प्रवृत्ति के कि क्या करना है, हो जाएगा काम। तो ये वहां पर मैदानी क्षेत्रों, क्योंकि हमने कठिन जीवन को नहीं देखा है, तो ये कुछ व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में भूगोल का भी योगदान रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पर्वतों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो व्यवहार, यानी अगर व्यवहार से देखें तो काफी शालीन और एकदम शांत स्वभाव के होते हैं पहाड़ों पर रहने वाले लोग। चाहे हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भले ही आपको उग्र नजर आते हैं, लेकिन उग्र वो कश्मीर के लोग अगर बात करें कि वो आपको लगे कि उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो शांत स्वभाव के। तो व्यवहार पर भूगोल का प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। रुकिएगा, किसी को वॉइस इश्यू आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, इसी प्रकार से इतिहास पर भूगोल का प्रभाव पड़ता है। इतिहास पर भूगोल का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो जितने भी इसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहेंगे, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जितने भी जो विश्व में लड़ाइयां लड़ी गई है वो जमीन के लिए लड़ी गई है। सीधा सा है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए स्थान चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की खोज की है जहां पर रहने योग्य जीवन रहा हो। इसीलिए भौगोलिक खोजें हुई, चाहे मार्को पोलो हो, चाहे वास्को डी गामा हो या मैगलन हो, सभी ने किसी रहने योग्य जमीन की खोज की तलाश में अपनी यात्राएं की है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास पर भूगोल का प्रभाव है। यही कारण है कि हम हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो वहां पर हल्दी घाटी को ही चुना जाना कि हल्दी घाटी में ही इस युद्ध को लड़ा जाएगा, तो उसके पीछे ही कुछ न कुछ भूगोल के रहस्य बने हुए थे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास और भूगोल दोनों ही संबंधित हैं, और भूगोल में ऐतिहासिक बातों का भी अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से चिकित्सा भूगोल, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो हिल स्टेशन है या जो चिकित्सा वाले क्षेत्र है उनका भी हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं, चाहे चर्म रोग हो, चाहे किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो, उन सभी रोगों का जो समाधान है किसी हिस्टोरिकल या किसी भौगोलिक क्षेत्र पर उसको दूर करना संभव हो सका है। तो चिकित्सा भूगोल भी इसी सामाजिक भूगोल का हिस्सा है, और इसी प्रकार से आपके सामाजिक कल्याण का भूगोल, सोशल वेलफेयर ज्योग्राफी, ये भी इसी की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत भूगोल किस प्रकार से सामाजिक कल्याण करता है या सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करता है। यानी भूगोल का क्या उद्देश्य है, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, हम भूगोल इसलिए पढ़ते हैं
क्योंकि भूगोल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दे सकें कि किस प्रकार से भूगोल के अध्ययन के द्वारा हम समाज के कल्याण को अधिक से अधिक निभा सकते हैं। तो ये भी इसी के ब्रांच है। अब ब्रांचेज को हम रिवाइज करते हैं कि सामाजिक भूगोल जो है, सॉरी हम इसको दे लेते हैं कि जैसे व्यवहारिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल जो है किसका विषय है? सामाजिक भूगोल का विषय है। सामाजिक भूगोल किसका विषय है? सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का विषय है। मानव भूगोल किसका विषय है? तो मानव भूगोल भूगोल की एक ब्रांच है। तो भूगोल की एक ब्रांच हो गई मानव भूगोल, दूसरी जो ब्रांच हो गई वो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। अब मानव भूगोल को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं और इस प्रकार से उसको समझते हैं। इसी प्रकार से इसकी जो ब्रांचेज है, थोड़ा स्पीड से चलूंगा, हमें काफी पढ़ना है। नगरीय भूगोल, जिसके अंतर्गत हम नगरों की स्थापना से लेकर नगरों की सोच दिमाग में किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से नगरों का विकास धीरे धीरे होता गया, किस प्रकार से नगर बसे हुए हैं, नगर को बसने के लिए कौन कौन से जो तथ्य हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो नगर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी बातों का अध्ययन भूगोल के संदर्भ में हम करते हैं। फिर हम आते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स पहले भी मैं उदाहरण दिया है कि विश्व में जितनी भी जो लड़ाइयां हुई है या युद्ध हुए हैं, उसके पीछे प्रमुख जो कारण रहा है वो रहा है जमीन या रहने के लिए स्थान। तो इसमें दो चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल जैसे कि हमारा कश्मीर, सॉरी कश्मीर, या फिर हम बात कर लेते हैं कि चीन और भारत के बीच में जो विवाद बना हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? भूगोल। एक जमीन ही है। तो जमीन जो है वो एक विवाद का हिस्सा है, वो एक राजनीति का हिस्सा हो गया, इसलिए उसको सैन्य भूगोल के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो आपके मिलिट्री ज्योग्राफी भी एक विषय के रूप में अपनी पहचान रखता है। फिर हम बात करते हैं निर्वाचन भूगोल। क्या इलेक्शंस भी ज्योग्राफी को प्रभावित करता है या ज्योग्राफी इलेक्शंस को प्रभावित करती है? आप में से बताइएगा कोई, क्या इलेक्शंस में ज्योग्राफी का कोई रोल रहता है? आप में से जो भी बताना चाहे, माइक स्टार्ट कीजिए और बोलिए। कोई नहीं? वेट कर रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। तब तक किसी की कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं। कोई नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। निर्वाचन में भूगोल का क्या योगदान रहता है? हमने देखा होगा कि हम जब परिसीमन करते हैं, आपने देखा होगा कि विधानसभा जो है क्षेत्र, जैसे कि हम सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, सुमेरपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया या परिसीमन किया गया है वो कहाँ तक किया गया पता है आप? आप देखेंगे कि ओसिया से लगाकर आप भोपालगढ़, भोपालगढ़ जोधपुर से पिपाड़ रोड पर आया हुआ है और सुमेरपुर से लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में उसका योगदान है, यानी जो आपका एमपी एमएलए है, जो यहाँ पर जो दे काम देखते हैं वो वहां पर आपके भोपालगढ़ के क्षेत्र में भी देखते हैं। तो ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि योगदान इसका रहता है निर्वाचन के अंतर्गत भूगोल का। फिर हम कहते हैं कि कौन सा जिला बनेगा, कौन सा क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र बनेगा, ये सभी जो हिस्से हैं वो राजनीति के हैं। तो राजनीति के माध्यम से ये तय किया जाता है कि कौन सी तहसील के अंतर्गत कौन कौन से जिले रखे जाएंगे, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से गांवों को रखा जाना है, किन किन गांवों को इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाना है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। पढ़ते आगे हैं। 10 मिनट के बाद एक बार हमारी कक्षा रुक जाएगी, लेकिन आपको एक बार वापस उसी
आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि जूम हमें केवल 40 मिनट देता है। 40 मिनट के बाद हमारी कक्षा एक बार रुकेगी, लेकिन जब हम वापस उसको लॉगिन करेंगे तो हमें वापस 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद जब क्लास एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप वापस रिकनेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे इसकी जो ब्रांचेज है उसके अंदर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा है उनका अध्ययन करते हैं कि पॉपुलेशन जो है, यहाँ पर हम एक बात को और जान लेते हैं कि यहाँ जितने भी जो डेटा जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, या ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी जो डेटा या जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, वे हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ेंगे, केवल और केवल राजस्थान, भारत या किसी जिले विशेष के संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा और विश्व को पढ़ाने वाला, ये विश्व के जितने भी जो जनसंख्या है, चाहे नेचुरल वेजिटेशंस है, चाहे आपके जितने भी मिनरल्स है, उन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी उसका घनत्व किस प्रकार से है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कहीं ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम मात्रा में लोग निवास करते हैं। उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट, जो जिसे कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने में माइग्रेशन का क्या योगदान रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका आवास भूगोल, जिसे हैबिटेट ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मानव भूगोल की अंदर मानव अपना आवास कहाँ पर बनाता है, और उसे उस आवास को बनाने के लिए किस किस सामग्रियों की आवश्यकता रहती है, उनके मकानों का आकार किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम हमारे यहाँ क्षेत्रों में देखें तो हमारे जो मकान रहते हैं बहुत कंजस्टेड, बहुत ही पास पास मकान हम बनाते हैं शहरों में रहने वाले लोग। जो गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो मकान रहेंगे बहुत खुले खुले, यानी दीवार से दीवार मिले हुए मकान आपको कम देखने को मिलेगी। चारों तरफ से घिरा हुआ एक बाढ़ या दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र, बीचों बीच आपका मकान बना हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पर जगह की कमी नहीं है। उसी घर को हमने कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया, कुछ हिस्सा गाड़ी पार्क करने के लिए है, कुछ हिस्सा हमारे पशुओं को मारने के लिए है, कुछ हिस्सा हमें अपने घर की उपयोगी वस्तुओं को रखने के लिए छोड़ रखा है, कुछ हिस्सा हमने मेहमानों के लिए छोड़ रखा है। तो ये भी भूगोल तय करता है। भूगोल तय करता है कि हमारे जो मकान हैं वो बने हुए किससे होंगे। हमारे मकान लकड़ी के बने हुए होंगे, हमारे मकान पत्थरों के बने हुए होंगे, या हमारे जो मकान जो रहेंगे वो ईंटों के बने हुए रहेंगे, या कच्चे घास फूस के बने हुए मकान रहेंगे। ये भूगोल या प्रकृति तय करती है। तो इसके अंतर्गत हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे घरों का आकार और घरों का जो प्रतिरूप है, पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में हम रीड करते हैं। तो ये भी इसी की एक ब्रांच है। फिर हम आते हैं इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसे हम थर्ड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्टेबल आवाज आ रही है? बढ़िया। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत है अलग विषय, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम जिस प्रकार से बात करते हैं, छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जब आप क्लास 6th में थे, तब आपकी एक सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी की किताब या सामाजिक विज्ञान की किताब थी। उसी के अंदर आपने देखा था कुछ पार्ट आपके राजनीति के हुआ करते थे, कुछ पार्ट आपके भूगोल के हुआ करते थे, कुछ पार्ट इतिहास से संबंधित थे, तो कुछ पार्ट आपके नागरिक शास्त्र से संबंधित हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी को भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसमें डिवाइडेशन होता रहेगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को अब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जब हम अगली कक्षा में जाएंगे
तब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम इन सभी विषयों को पढ़ेंगे कि इन सभी विषयों में किन किन प्रकार से अध्ययन किया जाता है। यानी ये जो विषय है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये जितने भी जो विषय हैं इसको हम थर्ड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे और हर एक की एक अलग अलग शाखा के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, कहाँ पर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, संसाधनों के प्रकार किस प्रकार से हैं, रिन्यूएबल संसाधन या रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम उन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। कहीं पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं तो कहीं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक पूरी मानव भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कृषि। कृषि क्या है, कृषि का सीधा संबंध जमीन से भी है और कृषि का जो संबंध है वो मानव से भी है। दोनों के लिए ही कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के प्रकार, कृषि किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस प्रकार की कृषि को किया जाता है, तो उन सभी के बारे में हम कृषि भूगोल के बारे में या कृषि भूगोल जो विषय है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर औद्योगिक भूगोल, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को हम किस प्रकार से विकसित करते हैं, कौन कौन से उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करते हैं और उद्योग को स्थापित करने से पहले हम किन किन बातों पर विचार करते हैं। ये शायद फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भी हमने इस बात पर जिक्र किया था कि उद्योगों का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किस प्रकार से होती है। तो इसको हम मानव भूगोल के विषय के रूप में या एक ब्रांचेज के रूप में देखते हैं। फिर है आपका टूरिज्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। हम विभिन्न प्रकार के कोई हिल स्टेशन ले लीजिए, किसी प्रकार से आप कैसे दीजिए अरावली पर्वतमाला में पाए जाना विभिन्न प्रकार के झरनों को देख लीजिए, चाहे गौरव घाट देख लीजिए, चाहे आप सूरज कुंड देख लीजिए, चाहे आप रणकपुर के घाट को देख लीजिए। तो वहां पर हम जाते हैं पर्यटन करने के लिए और पर्यटन के जो दृश्य है वो भूगोल द्वारा या पृथ्वी द्वारा या प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो इसको भी हम अलग भागों के रूप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल, जिसके अंतर्गत हम अपना जो आयात और निर्यात किस प्रकार से होता है, कौन कौन से खनिज आयात होते हैं, निर्यात होते हैं, कौन कौन सी नीतियों का पालन इसके अंतर्गत किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टूरिज्म ज्योग्राफी के बाद जो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण शाखा जिसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, यातायात भूगोल। तो यातायात के प्रमुख जो संसाधन हैं जिसके अंतर्गत रेल यातायात, आपका सड़क यातायात या जल यातायात या विभिन्न प्रकार के दो दूसरे जो अभी नवीन विकसित यातायात के जो रूप सामने आ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपके सिद्धांत, कि मानव भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत है। तो मानव भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसमें आपका एक तो सबसे पहला है एक्टिविटी का प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। शॉर्ट में अभी समझा देता हूँ, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कि क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं वो एक्टिव मोड में है, यानी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है कि छोटे छोटे से जो पेड़ हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, पत्थरों के जो बड़े बड़े से जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन या उसमें चेंजेस आ रहा है, वो बदल रहे हैं, उनका रूप बदल रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, जिसके अंतर्गत हम पार्थिव एकता का संबंध है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे के अभाव में अपना कार्य नहीं कर सकता। यानी एक तत्व जो पृथ्वी का है या प्रकृति का है वह दूसरे तत्व के साथ सामंजस्य रखता है, उसको हम पार्थिव एकता या टेरेस्ट्रियल यूनिटी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है आपका वातावरण समायोजन, यानी एडजस्टमेंट का जो सिद्धांत है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम अपने आप को या प्रकृति का प्रत्येक जीव, प्रत्येक तत्व अपने आप को एडजस्ट